Hello, e-learners. Welcome back to my channel. I hope you all are having a great day. So आज हम क्लास 12th इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 को डिस्कस करने वाले हैं which is introduction to economics. So let's get started with the topic. What economics is all about. Adam Smith ने अपनी बुक An Inquiry into the Nature and Cause of Wealth of Nation जो कि इन्होंने 1776 में लिखी थी उसमें इकोनॉमिक्स को यूज किया था वर्ड को, इसीलिए एडम स्मिथ जो है वो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। जब इन्होंने इस वर्ड को कॉइन किया था तब इसका जो मेन स्कोप था वो सिर्फ पॉलिटिक्स से रिलेटेड था, इसीलिए इसे पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स बोलते थे। लेकिन जब 19th सेंचुरी का एंड आता गया तो जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स है वो चेंज होके इकोनॉमिक्स बन गया, क्योंकि इकोनॉमिक्स के और भी बहुत सारे वाइडर स्कोप्स हैं, हम सिर्फ उसे पॉलिटिक्स से रिलेटेड नहीं कर सकते। The word economics was derived from two Greek words. Okios means a house and nomos means to manage. Word economics used to means home management with limited funds available in the most economical manner possible. मतलब जो वर्ड इकोनॉमिक्स है उसका जो मेन मतलब ही यही है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा लिमिटेड फंड्स अवेलेबल हैं और उससे हमें बेस्ट पॉसिबल वे में होम को मैनेज करना है। सिंपल वर्ड इस मीनिंग का यही है कि लिमिटेड चीज़ों से हमें बेस्ट मैनेजमेंट करना कैसे पॉसिबल हो सकता है। इसकी कुछ डेफिनेशंस दी थी रॉबिन्सन ने अपनी बुक साइंस ऑफ स्कैरसिटी में बोला था कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड एंड स्केयर्स मीन्स विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। तो जो इकोनॉमिक्स है वो हमारे ह्यूमन बिहेवियर को बताता है कि हम किस तरह से जो लिमिटेड चीज़ें हैं या बहुत ज़्यादा ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं, कुछ रिसोर्सेज हैं जो ख़त्म हो जाते हैं, उन रिसोर्सेज को हम किस तरह से यूज़ करेंगे बेस्ट पॉसिबल वे में, और उन रिसोर्सेज के बहुत सारे ऑल्टरनेटिव यूजेस भी तो हैं। तो रॉबिन्सन की डेफिनेशन ये कहती है कि ह्यूमन बीइंग किस तरह से उन लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करेगा जिनके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। सेकंड डेफिनेशन सैमुअलसन ने दी थी कि इकोनॉमिक्स जो है it is a study of how men and society choose with or without the use of money to employ scarce productive resources which could have alternative uses to produce various commodities over time and distribute them for the consumption now and in future among various peoples and group of society। मतलब कि किस तरह से ही मैन और सोसाइटी मिलके चूज करेंगे कि जो हमारे पास बहुत ज़्यादा लिमिटेड रिसोर्सेज हैं जिनसे हमें चीज़ें प्रोड्यूस भी करनी है और उन रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं, तो उस उनसे हमें बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कमोडिटीज को प्रोड्यूस करना है अभी के लिए भी और फ्यूचर के लिए भी, और फिर उन्हें डिस्ट्रीब्यूट भी करना है कि इस तरह से हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करें कि जो कंजम्पशन है वो एकदम से ना हो जाए, मतलब आराम आराम से उसका कंजम्पशन हो और हम आज के लोगों की भी नीड्स को फुलफिल कर सकें और आने वाली जनरेशन की नीड्स को भी फुलफिल कर सकें। तो जो सैमुअलसन की डेफिनेशन थी, इट एम्फेसिस ऑन ग्रोथ ओवर टाइम, मतलब उन्होंने ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस किया, इसीलिए जो इनकी डेफिनेशन है इन्हें हम सबसे ज़्यादा बेस्ट डेफिनेशन मानते हैं क्योंकि ये मॉडर्न भी थी और वाइडर स्कोप था, मतलब इसमें सिर्फ आज की नीड्स के बारे में फोकस नहीं किया गया था बल्कि फ्यूचर के बारे में भी सोचा गया था। दिस डेफिनेशन टेक इन टू अकाउंट कंजम्पशन, इसमें कंजम्पशन के बारे में भी बात की, प्रोडक्शन के बारे में भी बात किया, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी बात किया और एक्सचेंज ऑफ गुड्स के बारे में भी बात किया। इट इज़ मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन। जो सैमुअलसन के द्वारा दी गई डेफिनेशन थी ये सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री डेफिनेशन मानी गई है। रैगनर ने कॉइन किया था वर्ड माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इन 1933 टू डिनोट टू ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी, मतलब इकोनॉमिक्स की जो दो ब्रांचेस हैं वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, और ये वर्ड जो दोनों कॉइन किए गए हैं ये रैगनर के द्वारा कॉइन किए गए थे।
सो व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स? माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो भी एक ग्रीक वर्ड है, क्योंकि जो ग्रीक लैंग्वेज है वो सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट लैंग्वेज है, इसलिए सारे वर्ड्स को हम ग्रीक वर्ड्स में ही मोस्टली उनके मीनिंग होते हैं, जिसका मतलब है माइक्रोस मीन स्मॉल। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो एक स्मॉल पार्ट ऑफ सोसाइटी को डील करता है। इट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। यहाँ सिर्फ इंडिविजुअल की बात की जाती है, जैसे कि कंज्यूमर हो गई या कोई फर्म हो गई। इसको प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं, क्योंकि इसका जो मेजर मैटर एरिया है वो मोस्टली जो कॉमोडिटी है फैक्टर के प्राइस पर ही ज़्यादा फोकस करता है। इट सॉल्व्स थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी की व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो तीन सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू। इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इट हैज़ बोथ थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस, दोनों ही इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये हेल्प करता है इकोनॉमिक पॉलिसीज को बनाने में, ताकि प्रोडक्टिविटी अच्छे से हो और सोशल वेलफेयर भी अच्छे से हो। सेकेंड, इट हेल्प्स गवर्नमेंट इन फॉर्मुलेटिंग करेक्ट प्राइस पॉलिसी, की हमें जो प्राइस लेवल सेट करना है किसी भी चीज़ का वो किस तरह से सेट करना है कि गरीब भी उसे खरीद सके और अमीर भी उसे खरीद सके। इट हेल्प्स। थर्ड इज इट हेल्प इन एफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज बाय एंटरप्रेन्योर्स। मतलब कि एम्प्लॉयमेंट अच्छे से हो और रिसोर्सेज का भी अच्छे से इस्तेमाल हो सके। इट हेल्प बिजनेस इकोनॉमिस्ट टू मेक कंडीशनल प्रोडिक्शंस एंड बिजनेस फोरकास्ट। मतलब हम ये बता सकें कि फोरकास्ट कर सकें कि बिजनेस आगे जाके प्रॉफिट में जाएगा या लॉस में जाएगा। It is used to explain gain from trade, disequilibrium in balance of payment position and determination of international exchange rate, ताकि हम आराम से ट्रेड को समझ सके कि गेन हो रहा है। डिसइक्विलिब्रियम जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में होता है कि ट्रेड एक्सपोर्ट ज़्यादा है इम्पोर्ट ज़्यादा है, इसको भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें और इंटरनेशनल एक्सचेंज रेट को भी बैलेंस रख सकें। तो ये इम्पोर्टेंस है माइक्रो इकोनॉमिक्स की। Now, what is the limitation of microeconomics? First is it fails to explain the function of economy as a whole. यहाँ पे हम सिर्फ इंडिविजुअल को मेन फोकस में रखते हैं, इसीलिए इकोनॉमी एज अ होल पूरी कंट्री को हम एक्सप्लेन करने में फेल हो जाते हैं। सेकेंड इज इट कैन नॉट एक्सप्लेन अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इलिटरेसी। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी, इलिटरेसी एंड अदर जितनी भी प्रॉब्लम्स है हमारी कंट्री की उनको नहीं एक्सप्लेन कर सकते, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक इंडिविजुअल को ही मोस्टली प्रेफर किया जाता है कि क्या क्या उसकी लाइफ में प्रॉब्लम है या क्या क्या वो फेस कर रहा है प्रॉब्लम। इसीलिए यहाँ पे हम ओवरऑल पूरी इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स को, कंट्री की प्रॉब्लम्स को नहीं रख सकते। नाउ व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स? मैक्रो इकोनॉमिक्स भी ग्रीक वर्ड से है, मैक्रोस मतलब लार्ज। यहाँ पे हम एग्रीगेट इकोनॉमी मतलब पूरी कंट्री के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे हम ओवरऑल इकोनॉमिक फिनोमेना के बारे में पढ़ते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, सेविंग क्या होती है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कंजम्पशन जो टोटल हमारी कंट्री का कंजम्पशन है वो कितना है, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, इकोनॉमी कितना ग्रोथ कर रही है, इन सबको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। इसे हम थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम इनकम और एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, जैसे मॉनेटरी प्रॉब्लम्स को, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन को, जनरल अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, डिसइक्विलिब्रियम, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इन सब प्रॉब्लम्स को मैक्रो इकोनॉमिक्स सॉल्व करता है। नाउ व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग ब्रांच है इकोनॉमिक्स की, एज सैमुअलसन ने बोला है, नो एरिया ऑफ इकोनॉमिक्स इज टुडे मोर विटल एंड कंट्रोवर्शियल देन मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्योंकि यहाँ पर एक इकोनॉमी की बात करी जा रही है तो इतनी सारी चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर, तो इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक बन जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। It gives overall view of growing complexity of an economic system। मतलब यहाँ पे हम जितनी भी इकोनॉमिक सिस्टम है वो कैसे ग्रो कर रहा है और उनके बीच में जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है उसके बारे में पढ़ते हैं। इट प्रोवाइड पावरफुल टूल टू एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिस्टम। मतलब
ये हमें बताता है कि किस तरह से इतना ज़्यादा जटिल इकोनॉमिक सिस्टम वर्क करता है। इट प्रोवाइड द बेसिक एंड लॉजिकल फ्रेमवर्क फॉर फॉर्मुलेटिंग अप्रोप्रिएट मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज टू डायरेक्ट एंड रेगुलेट इकोनॉमिक टूवर्ड डिजायरेबल गोल। मतलब एक कंट्री के लिए हमें किस तरह की पॉलिसीज लानी चाहिए ताकि हम उसे ग्रो कर सकें, एक जो हमारा गोल सेट किया है उसकी तरफ बढ़ सके। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करता है पॉलिसीज बनाने में। इट हेल्प टू एनालाइज एंड रीजन फॉर इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन एंड प्रोवाइड रेमेडीज। मतलब यहाँ पे हमें जो इकोनॉमी फ्लक्चुएट करती है, कभी डाउनवर्ड जाती है, अपवर्ड जाती है, तो हम उससे कैसे बच सकते हैं और क्या क्या रेमेडीज यूज कर सकते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स वो फाइंड आउट करने में हेल्प करती है। सबकी लिमिटेशंस होती हैं, वैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स की भी लिमिटेशंस है कि ये एक इंडिविजुअल को फोकस नहीं करती है। यहाँ पे सब कुछ पूरी एक कंट्री का होता है, ज़रूरी नहीं है कि पूरी कंट्री की जो प्रॉब्लम है वो एक इंडिविजुअल की भी प्रॉब्लम, तो इसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे लिमिटेशन आ जाती है। हिक्स ने बोला है मोस्ट मैक्रो मैग्नीट्यूड्स विच फिगर सो लार्जली इन इकोनॉमिक डिस्कशन आर सब्जेक्ट टू, मतलब जब हम सीधा बड़ी ही चीज़ को देखते हैं, पूरी कंट्री को ही नोटिस करेंगे, तो हो सकता है कि हम प्रॉब्लम फाइंड आउट ना कर सकें, बल्कि अगर हम इसे छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट दें तो अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। सो दीज आर दी लिमिटेशंस ऑफ मैक्रो। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स? सो फर्स्टली डेफिनेशन को देखते हैं, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है, यहाँ पे हम इंडिविजुअल को स्टडी करते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम एग्रीगेट इकोनॉमी को स्टडी करते हैं। टूल ऑफ एनालिसिस में देखें तो यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स में सिर्फ डिमांड और सप्लाई आता है, वहीं पे मैक्रो इकोनॉमिक्स में पूरी कंट्री का डिमांड और पूरी कंट्री का सप्लाई आता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी को कैसे डिटरमाइन करे, किसी भी एक प्रोडक्ट की प्राइस को कैसे डिटरमाइन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, मतलब जो जो चीज़ें किसी सामान को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ की जाती हैं उन सबके प्राइसेस को कैसे डिटरमाइन करें। वहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इनकम की बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट लेवल की बात करते हैं एक कंट्री की। अजम्पशंस को देखें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सबको कांस्टेंट मानते हैं, मतलब पूरी कंट्री को कांस्टेंट मान लेते हैं। वहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक इंडिविजुअल को, मतलब माइक्रो वेरिएबल्स को कांस्टेंट मान लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो अदर नेम है वो है प्राइस थ्योरी। मैक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो है इंडिविजुअल की डिमांड, एक कंपनी की आउटपुट की, एक कंपनी कैसे बना रही है। वहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो एग्जाम्पल है वो है नेशनल इनकम, और पूरी कंट्री की इनकम और पूरे कंट्री ने कितना प्रोड्यूस किया, ये सब हम मैक्रो में पढ़ते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज चैप्टर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट जो है वो सेकेंड वीडियो में वी विल डिस्कस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।